नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो मैं मीरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आज बात करने वाली हूँ यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसकी पौराणिक गाथा आपको बता दूं कि गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय किसे जाता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जो नदी है उसे जो है इस संसार में अवतरित करवाया था अपने तप और तपस्या के बल पर। तो चलिए जानते हैं गंगा नदी की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जो हमारे उत्तर में एक राज्य है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से इस नदी का जल आता है। तो जहाँ पर ये नदी जो है बर्फ़ से पिघलकर और सबसे पहले धरती पर दिखाई देती है, तो उस स्थान को कहा जाता है गौमुख। गौमुख क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मुख है, ये जो दिखने में लगता है, ऐसे लगता है जैसे गाय का मुख हो। ठीक है, गाय का मुंह हो। तो यहाँ पर इस स्थान का नाम है गौमुख। ठीक है, और यहाँ पर इस नदी को जो है भागीरथी नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो भागीरथी नदी नाम रखने का पीछे भी यही कथन है कि यहाँ पर जो है राजा भगीरथ ने तप किया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इस नदी का नाम यहाँ पर भागीरथी है। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले बात करूँगी यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर की। यह जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जो उत्तराखंड में है, और इसकी सीमा जो है वो तिब्बत से लगती है, जो चीन का एक भाग है। यह ग्लेशियर गंगा नदी का प्राथमिक स्रोत है। सबसे पहला जो स्रोत है वही ये ग्लेशियर है। हिमालय में यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एक अनुमान के अनुसार इसमें बर्फ़ की मात्रा 27 से अधिक घन किलोमीटर है। ग्लेशियर जो है वो 30 किलोमीटर लंबा तथा 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। ग्लेशियर के पास बहुत सारी चोटियां हैं, जिनमें से भागीरथी नदी के जो आसपास जो चोटियां हैं वो है गंगोत्री समूह। गंगोत्री ग्लेशियर के ही बहुत सारे समूह हैं, तो वो इसके पास है। उसके बाद देखिए शिवलिंग थलय सागर तथा मेरु और भागीरथी तृतीय उल्लेखनीय ग्लेशियर तथा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिख रहा है नीचे, तो ऊपर जो आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही है जो बर्फ़ से ढकी हुई है, वही गंगोत्री ग्लेशियर है। और यह स्थान है गंगोत्री तीर्थ। यहाँ पर जो है गंगा मैया को समर्पित एक मंदिर भी है, जो दिखने में बहुत अच्छा है और नागर शैली से यह निर्मित है। तो इससे आगे जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है गंगा नदी भागीरथी कहलाती है और इसमें बहुत सारी नदियों का सम्मिश्रण होता है। तो वो सम्मिश्रण कौन सी नदी है, किनका यहाँ पर मिश्रण होता है, आगे वाले चित्र में हम देखेंगे। यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है 5 नदियों का संगम होता है। मूल रूप से 5 नदियाँ हैं। भागीरथी में भी बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये जो यमुनोत्री में से यमुना नदी निकलती है, इसका जो मार्ग है वो अलग है, लेकिन गंगा में मिश्रण होने वाली या सम्मिलित होने वाली नदियाँ देखिए। बात करते हैं इन नदियों की। तो गंगोत्री जैसे मैंने आपको बताया था, भागीरथी नदी यहाँ से आती है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। और सबसे ऊपर बद्रीनाथ से जो है धौली गंगा यहाँ से आती है, जिसे अलकनंदा कहा जाता है। ऊपर से इसे अलकनंदा कहा जाता है और धौली गंगा यहाँ पर मिश्रण इसका होता है, सम्मिलित यहाँ पर होती है। तो इस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं 5 प्रयागों की। तो हिंदू धर्म से संबंधित ये 5 प्रयाग है: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जहाँ पर इन नदियों का मिश्रण होता है। यह नदी जो है वो सम्मिलित होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलकनंदा नदी की, जो बद्रीनाथ के पास से निकलती है।
इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जो है यहाँ पर जो है इसमें सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है, धौली गंगा आकर मिलती है जो विष्णुप्रयाग में मिलती है। उसके बाद आगे जाने पर अलकनंदा वही रहती है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है इसमें नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आती है, नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते ही है अलकनंदा, तो यहाँ पर दूसरे छोर से जो है पिंडर नदी आती है, जिसे जो कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग। अब कर्णप्रयाग जो है, यहाँ कर्णप्रयाग इस क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि कर्ण ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और केदारनाथ की तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी आकर और किस में मिलती है, अलकनंदा नदी में, जिस स्थान को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। इसके बाद आप देखेंगे इस मंदाकिनी नदी से शायद आपको कुछ याद आया होगा, 2013 का जो भूकंप, वो जो प्रलय आई थी, जो प्रलय आई थी, तो वो स्थान यहीं से था। जो केदारनाथ के ऊपर जो है एक स्थान है चौराबाड़ी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, वहीं से जो है वहाँ पर बादल फटा था और वहीं से इसी नदी में जो है प्रलय आई थी, जिसने बहुत सारी तबाही मचाई थी। तो इस नदी का संगम जो है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से होता है। इसके थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो हमें मिलती है भागीरथी नदी, जो कि अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। और यही वो स्थान है, यहीं से जो ये सारी नदियां हैं वो गंगा कहलाती है। और यहीं से ये आगे बढ़कर जो है कहाँ पहुँचती है, ऋषिकेश होते हुए ये पहुँचती है मैदानों में। ऋषिकेश से नीचे जो है मैदानी भाग स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, और वो पहुँचती है मैदानों में, प्रवेश करती है जो है हरिद्वार। ठीक है, इसके नीचे आपको यह चित्र दिख रहा होगा। तो ये जो स्थान है इसे कहा जाता है, इस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। यहाँ पर जो है एक तरफ से भागीरथी आती है और दूसरी तरफ से अलकनंदा आती है, जहाँ से ये आगे की ओर प्रस्थान करती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हरिद्वार में ये मैदानों में प्रवेश करती है। तो आप इसे अगर भावात्मक रूप से देखते हो तो आप इसे देखोगे कि एक छोटी सी कन्या कैसे बड़ी होकर ससुराल की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई साहित्य की बातें, लेकिन चलिए भौगोलिक दृष्टि से हम इसे देख रहे हैं तो हम उसी दृष्टि से इसे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैदानों में जब ये प्रवेश करती है तो ये बहुत लंबा सफ़र तय करती है गंगा का मैदान। हम बात करेंगे अब गंगा के मैदान की। तो गंगा के मैदानों में देखिए, हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए गंगा जो है उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार से आगे जब वो निकलती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बहुत सारे स्थान आते हैं, जैसे आपके आता है बिजनौर क्षेत्र आता है, बिजनौर से आगे ही बढ़ते हुए जो है 800 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए गढ़मुक्तेश्वर पहुंचती है, जहां से ये सोरो, फरुखाबाद, कन्नौज, विठ्ठुर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद प्रयाग पहुंचती है। यहाँ पर आपको उस चित्र का याद होगा, तो एक तरफ से यमुना जी भी बहुत लंबा सफ़र तय करके दूसरी तरफ से, दूसरी साइड से ये यहाँ पहुँचती है, और यहाँ पर होता है गंगा तथा यमुना का और अदृश्य सरस्वती का संगम। तो यह क्षेत्र जो है धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इस तीर्थराज प्रयाग, इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। इसके बाद जो है हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी में यह प्रवेश करती है, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए वाराणसी में गंगा एक वक्र लेती है, वक्र मतलब एक गोलाई से जो है ये मुड़ती है और कहाँ पहुँचती है, जिससे यह उत्तर वाहिनी कहलाती है। उत्तर वाहिनी कहलाते हुए ये वक्र लेती है और यहाँ से आगे जो है जब ये घुमाव आता है तो ये पहुँचती है मिर्ज़ापुर, पटना, भागलपुर होते हुए यह पाकर पहुँचती है। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे सोन, गंडक, घाघरा,
कोसी आदि मिल जाती है। कोसी नदी भी इसी के साथ जो है बहुत लंबा सफ़र तय करती है। क्यों? क्योंकि यह भी उसी स्थान से आती है, लेकिन दूसरे दूसरी तरफ से, दूसरी दिशा से यह आती है। यह भी कोसी नदी जो आती है, यह नेपाल से होते हुए, पिथौरागढ़ से होते हुए ही आगे बढ़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गंगा की। तो यहाँ पर आपको इलाहाबाद का यह चित्र दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से ये कहाँ प्रवेश करती है जब ये वाराणसी से आगे निकलती है। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणावर्त होती है। यहाँ से ये दक्षिण की ओर मुड़ती है। पश्चिम में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरियास्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो गिरियास्थान वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी फिर से दो शाखाओं में विभक्त होती है, और एक जो है दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी जो है दक्षिण पूर्व की ओर से बहती हुई फरक्का बैराज से, जो 1974 में निर्मित हुआ, से चलती हुई कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो चलिए ये याद रखने वाली बात है कि गंगा नदी जो है फरक्का बैराज से जो है कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहाँ पर इसका नाम होता है पद्म। वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ से इसका डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है, जो सुंदरवन डेल्टा है। दूसरी तरफ देखिए, मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी होता है। जो दूसरी तरफ मुड़ती है उस नदी का नाम पड़ जाता है यहाँ पर हुगली, जो कि हुगली शहर के नाम पर ही आधारित है। गंगा का यह मैदान मूलतः एक भू अभिनर्ती गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6 से 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो ये एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जो परिवर्तित होते होते यहाँ तक पहुँची है। तो इसका जो निर्माण है वो 6 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है। जो प्रायद्वीपीय नदी हैं, प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ आती हैं, मैदानों से जो नदियाँ आती है, वह इसमें अपने साथ लाए हुए अवसाद भी डालती है। मतलब जैसे प्रदूषण से संबंधित चीज़ें देख सकते हो आप, ठीक है, उसके साथ साथ जो अवसाद है, मिट्टी, रेत, पत्थर, ये सारी चीज़ें ये अपने साथ लेकर आती हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई देखिए 1000 से 2000 मीटर है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था से में बनने वाली अपदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू, रोदका, विसर्प, गोकुल, झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। गुम्फित नदियाँ इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करती है और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और इसका जो ये सफ़र है वो 2500 तथा 2500 किलोमीटर होता है। ठीक है, 2525 किलोमीटर यहाँ पर इस